देखो सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इनसफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन इज इमटेरियल बेट एंड एग्रीमेंट। अच्छा, ये तो आपने पढ़ लिया था, थर्ड और फोर्थ मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से हमें पढ़ना था, क्योंकि 3 और 4 लगभग एक जैसे है जो पीछे जो करवाया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। जैसे मान ले तेरे और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ? सर आप मेरे को पढ़ा दो। मैंने बोला ठीक है सर, आप मेरे को फीस दे देना, मैं आपको क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। अब अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, बेटा देख ध्यान से मेरी बात सुनियो। आपके लिए मैं कंसिडरेशन क्या देने वाला था? स्टडीज। मेरे लिए आपका क्या कंसिडरेशन देने वाले थे? फी। तो हम दोनों तो कौन हो गए? एक रिलेटेड पार्टी हो गए सर, एक लीगल रिलेशनशिप हो गया। लेकिन एक कोई स्ट्रेंजर है, मान ले तूने केस नहीं करा, तेरे बिहाफ पर किसी और ने क्या कर दिया, कोई केस कर दिया। अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू। सर मेरे पास कंसिडरेशन किससे आनी थी? आपसे आनी थी, लेकिन कोई किसी और ने क्या कर दिया सर? केस कर दिया। तो क्या लिखा हुआ है देखो, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इंप्लाइज अ प्रोमिसी हु हैज नॉट फर्निश्ड एनी कंसिडरेशन। प्रोमिसी ने क्या नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। किसको? प्रोमिसर को। फ्रॉम द प्रॉमिस मेड टू हिम। मान लो कोई एक स्टूडेंट है, मैंने उसको क्लास दे दी किसी स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट को मैंने क्लासेस दे दी, बाद में उसने मेरे को फीस नहीं दी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी हैज बीन सप्लाइड बाय अ थर्ड पार्टी। कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी, उस प्रोमिसी के बिहाफ पे किसी और ने क्या दिए? पैसे दिए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे पास प्रोमिसी से पैसे आए या उसके किसी रिलेटिव से पैसे आए, मेरे पास क्या आने चाहिए सर? मनी आनी चाहिए। बस सीधी सी बात है, जो मैंने आप कॉन्ट्रैक्ट जो करा उसके अगेंस्ट क्या मिलनी चाहिए? मनी। कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी इज अ वैलिड कंसिडरेशन अंडर इंग्लिश लॉ। हाउएवर कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिस ओनली। लेकिन माना क्या जाएगा कि कंसिडरेशन किससे मिली? आपको प्रोमिस से मिली, दिए किसी और ने, माना किससे जाएगा? प्रोमिस से मिल गई। A gifted certain property to her sister with the consideration that daughter should pay a annuity to A's sister B. However, the daughter failed to keep her promise and the aunt A's sister sued the daughter to claim the annuity. ऐसा केस हमने अभी पढ़ा था कि ए ने अपनी बेटी को क्या दी? एक प्रॉपर्टी दी, उसको बोला कि तू मेरे भाई को क्या देती रही हो? पैसे। लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, तो उसने भाई ने क्या डाल दिया? केस डाल दिया, ठीक है। अब देख ध्यान से, कंसिडरेशन किसके बीच में था? बाप और बेटी के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? बाप और बेटी के बीच में। ए मान ले कौन था? फादर था, और बी कौन होगी? इसकी डॉटर हो गई। लेकिन केस किसने कर दिया? सी ने, जो कि ए का कौन था? ब्रदर था। किसके ऊपर केस कर दिया? बी के ऊपर केस कर दिया। अगर आप पीछे का लेक्चर तो आपको याद ही होगा, है ना, ये हमने डिस्कस करा था। It will be observed that there was no contract between A's daughter and B, but a result of the agreement between A and her daughter, B was the beneficiary and was entitled to consideration, though he was a stranger to contract, therefore a stranger to consideration। तो बेसिकली क्या था देखो ध्यान से, मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ। ए मान लो है फादर, उन्होंने अपनी बी जो कि है उनकी डॉटर, उनको क्या दिया? एक हाउस दिया, गिफ्ट करा। हाउस क्या करा? गिफ्ट करा। तो ए ने अपनी बेटी बी को हाउस गिफ्ट करा, लेकिन उस हाउस के लिए उन्होंने बदले में कंसिडरेशन पता है क्या मांगी? क्या बोला? एक कंडीशन रखी कि बेटा बी, मेरे जाने के बाद आपको मेरे ब्रदर सी को क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। आपको एनुअली क्या पे करना पड़ेगा? उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उनको जीने के लिए। अब मान लो अगर ए की क्या हो गई? डेथ हो गई। ए क्या हो गया? डाई हो गया। अब बी ने क्या करा? सी को पैसे देने बंद कर दिए। बी ने पैसे देने बंद कर दिए सी को। अब सी ने क्या कर दिया? केस कर दिया। अब देख, बी और सी का थोड़ी ना केस हुआ था, कि बी और सी का थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप मेरे को पैसे दोगे। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो किसके बीच में हुआ था? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो सी यहाँ पे कौन है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर इज अ पर्सन जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सी जो है वो क्या कर सकता है? बी के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। चलो सर, यही चीज यहाँ पे बता रखी है। कंसिडरेशन इन सम केसेस, कंसिडरेशन इन सब केसेस इज मेयर टेक्नैलिटी, neither reconcilable with the business expediency nor with the common sense comment। तो क्या लिखा हुआ है? कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन का कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए सर? वैल्यू होनी चाहिए। फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर क्या होनी चाहिए सर? कंसिडरेशन होनी चाहिए। और कंसिडरेशन भी कैसी? एडुकेट, इनएडुकेट। सर इनएडुकेट कंसिडरेशन हो तो भी चलेगा सर, इनएडुकेट कंसिडरेशन है तो भी चलेगा, लेकिन चाहे 1 रुपए हो सर, कंसिडरेशन तो चाहिए ही चाहिए। द लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट कंसिडरेशन मस्ट बी एडुकेट। देखो लॉ क्या बोलता है, जरूरी नहीं है कंसिडरेशन एडुकेट हो, लेकिन कंसिडरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसा नहीं होना चाहिए।
इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन विल नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। मान लो एक जगह मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, डॉक्टर है, बाकी सब लोगों से फीस लेता है 1500 रुपए, लेकिन अपने रिलेटिव से फीस ली सिर्फ 500 रुपए, ठीक है, तो ये भी कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन तो है ना इसके अंदर, लेकिन कंसिडरेशन कैसे इनएडिक्वेट है, लेकिन फिर भी वैलिड है। इफ ही एग्रीज टू सेल हिज स्कूटर वर्थ 25,000 फॉर 3,000 ओनली टू बी, इन्हें क्या बोला, देख भाई वैसे मैं स्कूटर कितने का बेचता, 25,000 रुपए का, लेकिन बी तू मेरा रिश्तेदार है या तू मेरी जानकार में, मैं तेरे को सिर्फ कितने का सेल कर रहा हूँ, 3,000 रुपए का। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। However, if the consideration is grossly or shockingly inadequate, अगर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, and if one of the parties to contract alleges that his consent was obtained by fraud, coercion or undue influence, देख ए ने बी को अपना घर, जो कि 1 करोड़ का घर था, ए ने बी को सिर्फ कितने का सेल कर दिया, मान लो 10,000 रुपए, ठीक है, बी ने उसके ऊपर क्या करा था, फोर्स करा था, कॉर्सिन लगाया था, फोर्सफुली उसके ऊपर साइन करवा लिया कि मैं अपना घर कितने का बेच रहा हूँ, 10,000। अब ए ने कल को जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर क्या कर दिया, किस कर दिया कि इसने मेरी जो कंसेंट जो लिया, अप्रूवल जो लिया, वो कैसे लिया, फोर्सफुली लिया, कैसे लिया, फोर्सफुली लिया। द कोर्ट विल ट्रीट इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन एज एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सच एलिगेशन, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है, एंड विल डिक्लेयर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वैसे तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपने सामने वाले से अप्रूवल जो लिया वो कैसे लिया, कॉर्सिन से लिया। भाई अगर मैंने अपनी मर्जी से तेरे को सामान सस्ता बेच दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड है, लेकिन तूने जबरदस्ती मेरे से सामान क्या ले लिया, महंगा ले लिया, प्रेशर करके या मेरे को बंदूक दिखा के या थ्रेट देकर, तो वो क्या हो जाएगा सर, वो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। An agreement to which the consent of the promisor is freely given is not a void merely because the consideration is inadequate। अब मैं कम पैसे ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा consent कैसे लिया आपने, freely लिया। But the inadequacy of consideration may be taken into account by court in determining the question whether the consent of promisor was freely taken। तो सबसे important चीज है कि consent कैसी लेनी है, आपको freely लेनी है। अगर उसके consent के अंदर क्या पता चला कि सर coercion है, undue influence है, या misrepresentation है, या fraud है, तो वो consideration क्या हो जाएगी सर, आपका contract क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। A stranger to a contract cannot sue। Comment on the statement giving exceptions if any। Such stranger to a contract cannot sue, there being no PVT of contract between him and the contract party। PVT of contract means being party to the contract, a contract cannot confer rights to impose obligation on any person other than the parties to it। PVT of contract means that, देख क्या होता है, PVT of contract का मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज है ना, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन कोई आ गया, वो कौन हो गया सर, स्ट्रेंजर हो गया, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा ही नहीं था, क्या वो स्यू कर सकते हैं सर, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, क्या स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है क्या सर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब देख अभी मैंने पढ़ा कंसिडरेशन के अंदर कर सकता है, कंसिडरेशन के अंदर कर सकता है, लेकिन बाकी ये मैं स्टेटमेंट कैसा ले रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट ले रहा हूँ, कैसा स्टेटमेंट ले रहा हूँ, जनरल। अब अगर मैं जनरल बात करूं तो अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, सर नहीं कर सकता सर, तेरे और मेरे बीच में मान ली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई थर्ड पर्सन आके मेरे ऊपर केस कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता सर। देयर बीइंग नो पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं था सर, उसके बीच में और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो वो कैसे केस कर रहा है। अब जैसे मान लिया अगर मैंने मैगी खा ली, मेरी मैगी खा के तबियत खराब हो गई और मैंने मैगी के ऊपर केस कर दिया, तो मैं केस कर सकता हूँ सर, क्योंकि उसके और मेरे बीच में क्या है सर, एक इम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मैं वो प्रोडक्ट खा रहा हूँ मेरी तबियत खराब नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। मैंने उसकी क्या करा, उसने ऑफर करा मैगी, मैंने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस कर दिया, तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। A contract cannot confer rights to impose obligation on any person other than the parties to it। तो सिर्फ राइट्स अधिकार किसको मिलता है सर, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है सर। PVT of contract means that contract is a private relationship between the parties who make it। जिन पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उनके बीच में क्या है सर, रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप, एंड नो अदर पर्सन कैन एक्वायर राइट टू इनकर लाइबिलिटीज अंडर इट। किसी और दूसरे बंदे की यहाँ पे लाइबिलिटीज नहीं बनती सर, मुझे ही काम करके देना पड़ेगा। अब जैसे आपने मेरे को बोला कि सर आप मेरे को बिजनेस लॉ पढ़ा देना, मैंने कहा ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली और मैंने किसी दूसरे टीचर को खड़ा कर दिया बिजनेस लॉ पढ़ाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना सर। टू द अबव रूल हाउएवर देयर आर फॉलोइंग एक्सेप्शंस। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है सर, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे रूल नहीं लगेगा। कौन सा रूल, कि सर स्ट्रेंजर केस नहीं कर सकता। अब ये एक्सेप्शंस क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंजर क्या कर सकता है सर, क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे
हमारे पॉइंट्स है जहाँ पे स्ट्रेंजर क्या कर सकता है बच्चों, केस कर सकता है। तो ये 6 पॉइंट्स है आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शंस तो क्या हो जाते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सेप्शन से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये वाले पॉइंट आपका क्या हो जाएगा सर, इंपॉर्टेंट। बेनिफिशियरीज अंडर ट्रस्ट, मान लो एक ट्रस्ट बना हुआ है और उस ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे क्या है, बेनिफिशियरीज है। X has formed a trust with Y as the trustee having an obligation to hand over the income from trust property to Z। देखो क्या हुआ, कुछ लोग थे, मान लो 10,000 पीपल थे, 10,000 लोगों ने मिलके क्या बनाया, एक ट्रस्ट बनाया। क्या बनाया, ट्रस्ट बनाया। उन लोगों ने पैसे कुछ अपनी क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी, और उससे इन्होंने कुछ मान लो एसेट ली, जिससे क्या आएंगे, पैसे वैसे आएंगे इनके पास। 10,000 लोगों ने मिलके क्या करा, एक ट्रस्ट बनाया, और वो ट्रस्ट क्या करता है, समाज सेवा करता है सर, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करता है। ठीक है। अब इस ट्रस्ट को जो मैनेज जो करते हैं उनको कौन बोलते हैं, ट्रस्टी। उनको कौन बोलते हैं सर, ट्रस्टी करते हैं। अब किसी बंदे ने इन लोगों के साथ, ट्रस्ट के पीपल के साथ क्या कर दिया, किसी एक बंदे के साथ कुछ गलत कर दिया। अब वो सारे के जो ट्रस्ट के जो लोग हैं उनमें से कोई सा भी बंदा उस बंदे के अगेंस्ट क्या कर सकता है, केस कर सकता है, चाहे वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं सर, केस कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स हैज फॉर्म्ड अ ट्रस्ट विद वाई, एक्स ने ट्रस्ट बनाया वाई के साथ, और यहाँ पर एक्स कौन था, ट्रस्टी था। हैविंग एन ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर द इनकम फ्रॉम ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू जेड, के मतलब इस से जो भी इनकम जो होगी, ओवर द इनकम फ्रॉम ट्रस्ट प्रॉपर्टी, वो इनकम किसको दे देगा सर, जेड को दे देगा। बेनिफिशियरी कौन था यहाँ पर, जेड था। वुड बी एंटाइटल्ड टू इन्फोर्स द बेनिफिट अगेंस्ट द ट्रस्टी इवन इफ ही इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कल को अगर इसने पैसे नहीं दिए, देखो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, वाई ने एक्स के साथ मिलकर क्या बनाया, ट्रस्ट बनाया, और वाई ने एक्स को क्या बोला कि जो भी तू इस ट्रस्ट से पैसे जो कमाएगा वो किसको दे दियो, जेड को दे दियो। लेकिन उसने जेड को पैसे नहीं दिए। अब जेड क्या कर सकता है, कल को एक्स के ऊपर केस कर सकता है सर। ठीक है, ओके, चलो। मैरिज, सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट फैमिली, a male member may agree that a certain portion of property shall be kept aside for the benefit of, say, some elderly person or the education and marriage of a female child. Such beneficiaries may not be a party to the arrangement, but they have entitled to enforce the agreement for their benefit. तो अब देखो सीधी सी बात क्या है कि समझ में आया, इसे कुछ समझ में आया कि बंदे ने क्या करा है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मान लो प्रॉपर्टी का क्या चल रहा था, एक जॉइंट फैमिली थी, उसके अंदर सब बंटवारा चल रहा था, प्रॉपर्टी बांट रहे थे। अब मेल मेंबर में एग्री एट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मेल मेंबर था, उनमें से उसने क्या बोला, प्रॉपर्टी से में से कुछ पोर्शन में सेट असाइड करके रखना चाहता हूँ, साइड करके रखना चाहता हूँ, फॉर द एजुकेशन ऑफ मैरिज ऑफ अ, एजुकेशन के लिए, मैरिज किसी के लिए, फीमेल चाइल्ड के लिए, भाई अपनी बच्चे के, बेटी के लिए मैं मैरिज के लिए या उसके एजुकेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी साइड करके रखना चाहता हूँ। सच बेनिफिशियरीज में नॉट बी पार्टी टू। अब देखो वो जो बेटी जो है ना, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं है ना, लेकिन कल को अगर उस बेटी को उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिली तो वो कल को क्या कर सकती है, केस कर सकती है। ठीक है, चलो। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। समटाइम्स बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ पार्टी इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू अ थर्ड पार्टी। कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपको पेमेंट ही करनी थी, किसको, थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी थी, एंड दे एक्नॉलेज इट बाय कंडक्ट और अदरवाइज टू अ थर्ड पार्टी। सच अ थर्ड पार्टी कैन sue promisee although there is no PVT of contract between parties। सेम वही बात बोल दी सर, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, आपने मेरे को बोला कि सर आप जो है ना उस बंदे को पैसे देना, तो आपके कहने पे मैं एक थर्ड पार्टी को क्या दे रहा था, पैसे दे रहा था। हम दो दो पार्टीज हो गई, आई एम फर्स्ट पार्टी, यू आर सेकंड पार्टी, एंड सेकंड पार्टी की वजह से फर्स्ट पार्टी क्या कर रही है, किसी थर्ड पार्टी को पैसे दे रही है। अब मैंने थर्ड पार्टी को पैसे नहीं दिए तो थर्ड पार्टी मेरे ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन अ टेनेंट टी, मान लो एक एग्रीमेंट हुआ किराएदार के साथ, टी के साथ, एंड सब टेनेंट वाई, द लेटर वाज पेइंग द रेंट डायरेक्टली टू एल द लैंडलॉर्ड, एल वाज अलाउड टू रिकवर द अनपेड रेंट फ्रॉम वाई द सब टेनेंट। अब यहाँ पर क्या था ना, एक होता है टेनेंट, एक होता है सब टेनेंट। जैसे मान लो ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी किसको, बी को। ए ने प्रॉपर्टी दी रेंट पे बी को कितने की, 10,000। उसके जान पहचान का बंदा था, उसको प्रॉपर्टी कितने की दे दी, 10,000 रुपए की। ए मान लो कहीं बाहर रहता है, उसको पता नहीं। ठीक है, बी ने आगे चल के क्या करी, प्रॉपर्टी किसी सी को क्या कर दी, सबलेट कर दी। क्या कर दी, सबलेट। ये इसको होता है लेट आउट, किराए पे देने को क्या बोलते हैं, लेट आउट। ए ने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी किसको, बी को, और बी ने आगे किसी और सी को दे दी कितने में, 12,000 रुपए में।
तो बी का तो बैठे बैठे कितने का फायदा हो रहा है, हर महीने का 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है। उसको आगे से मिली 10,000 की, और उसने आगे से चढ़ा दी कितने की, 12,000 रुपए की चढ़ा दी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब बी को पैसे देने थे, किसको, ए को पैसे देने थे। ठीक है, अब कल को अगर बी पैसे नहीं देता, बी अगर मान लो भाग जाता है, तो ए कल को अपने पैसे किससे रिकवर कर सकता है, सी से रिकवर कर सकता है। उसने आके देखा कि मेरी प्रॉपर्टी में एक्चुअल में रह कौन रहा है, सी रह रहा है, तो मैं पैसे किससे लूंगा, फिर सी से रहूं। समझ रहे हो? अब एक्चुअल में तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, लेकिन ये कौन था सर, एक स्ट्रेंजर टू द प्रॉपर्टी था। तो अब हम इससे क्या रिकवर करेंगे सर, अपना रेंट रिकवर करेंगे, यही चीज यहाँ पे बता रखी। एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसपे चार्ज लगा है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो सर इसके अंदर क्या है, व्हेन अ पर्सन चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे मान लो आपको एक लोन चाहिए था, आपने अपना घर क्या रखवा दिया, गिरवी रखवा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप उस घर को सेल नहीं कर सकते बिना उस बैंक की परमिशन के, जिससे आपने क्या लिया, लोन लिया। वेयर अ पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस टू एन इंडिविजुअल फॉर द बेनिफिट ऑफ अ थर्ड पार्टी एंड क्रिएट्स अ चार्ज ऑन सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्पस, the third party can enforce a promise though he is a stranger to a contract। तो where a person makes a promise to an individual, आपने एक प्रॉमिस करा इंडिविजुअल को फॉर द बेनिफिट ऑफ, किसके बेनिफिट के लिए, थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए आपने प्रॉमिस करा किसी को। एंड क्रिएट्स अ चार्ज ऑन सर्टेन, आपने बोला कि अगर कल को ये पैसे नहीं दे पाए तो आप इस प्रॉपर्टी से क्या कर लेना, रिकवर कर लेना। ठीक है, फॉर दिस पर्पस द थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स द प्रॉमिस। अब सामने वाला जिसका आपने क्या लिया था सर, जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था, वो सामने वाले बंदे ने क्या नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, तो वो बंदा आपके ऊपर केस करके आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं सर, जब्त कर सकते। क्या कर सकते हैं सर, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते। ठीक है सर, तो एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, where a person purchases land with a notice that the owner of land is bound by certain duties under an earlier agreement of the owner with some authority, the purchaser is also bound by the agreement। तो when a person purchases land, मान लो आपने कोई लैंड परचेज करा with the notice that owner of the land is bound by certain duties, कि भैया आप अगर इस लैंड को परचेज करोगे ना, तो कुछ आपको यहाँ पे जो नियम है वो आपको कुछ ड्यूटीज है वो आपको पूरी करके देनी पड़ेगी अंडर एन अर्लियर एग्रीमेंट ऑफ द ओनर। वो एग्रीमेंट ओनर दे देगी ध्यान से। ए था एक प्रॉपर्टी का मालिक, उसने प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी सर, बी को सेल कर दी। ए ने बी को कुछ क्या बताई थी, ड्यूटीज बताई थी कि भाई इस प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ये सब काम हमेशा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आपको ये चीजें करनी है इसके अंदर। अब सर बी ने आगे प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, सर सी को सेल कर दी। अब एग्रीमेंट तो किसके बीच में बना था, ए और बी के बीच में बना था ये एग्रीमेंट सेल करने को, और बी ने आगे किसको सेल कर दी, प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी। ठीक है, अब सी को भी ये सारी ड्यूटीज ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी, जो कि कौन करता था सर, जो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कर देंगे। ठीक है, तो परचेजर इज ऑल्सो बाउंड बाय दिस एग्रीमेंट। भैया वो सी के साथ, चाहे उसने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई, लेकिन उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। असाइनमेंट ऑफ राइट्स, where rights of a person are assigned or transferred to another person by him or under operation of law, where the rights of person are assigned, किसी person को एक rights मिले, अधिकार मिले, या फिर उसको rights क्या हुए, ट्रांसफर हुए to another person by him or under operation of law, तो law से उसको कोई rights अधिकार मिले, the assignee is entitled to enforce the right on his own name even without being party to the contract, जैसे assignee of an insurance policy or the official assignee of an insolvent person। तो इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर मैं बात करके दूं, जैसे कि मान लो एक इंश्योरेंस का एजेंट होता है जो कि आपको क्या बेच रहा है सर, पॉलिसी बेच रहा है। तो LIC एक कंपनी है, उसका एजेंट है, और एजेंट ने क्या करा, किसी मिस्टर श्याम को क्या बेची, अपनी पॉलिसी बेची। ठीक है, अब ध्यान से सुना मेरी बात को। अब सर इसने प्रॉपर्टी बेची किसकी, प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी सेल करी, उसने LIC। तो एग्रीमेंट इसने किसके बीच में करवाया, LIC का एग्रीमेंट करवाया किसके साथ, मिस्टर श्याम के साथ एग्रीमेंट करवाया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, एक प्रॉपर्टी डीलर ने क्या करा, इसकी प्रॉपर्टी थी, किसकी प्रॉपर्टी थी, LIC वाले की प्रॉपर्टी थी, और इसकी प्रॉपर्टी किसको सेल करवा दी, श्याम को सेल करवा दी। ये बीच में अपना क्या लेता है, कमीशन। ऐसी जब भी LIC की कोई भी पॉलिसी बिकवा देता है, तो ये एजेंट बीच में क्या लेता है बेटा, कमीशन लेता है। क्या लेता है, कमीशन लेता है।
अब शाम का कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के साथ नहीं हुआ था, शाम का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, एलआईसी के साथ हुआ था। और कल को एलआईसी कंपनी ने जो प्रोमिस करे थे या एजेंट ने बताया था उसको कि देखो आपको पॉलिसी में ये मिलेगा वो मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा, जब पॉलिसी पैसे लेने का टाइम आया तो ये लोग उतने पैसे पे नहीं कर रहे मान लो। तो अब ये जो शाम है भैया, शाम का कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में किसके साथ हुआ था, एलआईसी के साथ हुआ था, लेकिन शाम किसके ऊपर भी केस कर सकता है, एजेंट के ऊपर भी केस कर सकता है, क्योंकि इस बंदे ने मेरे को क्या बोला था, झूठ बोला। इस बंदे ने बोला आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन मेरे को मिले कितने, 5 लाख रुपए मिले, पागल बनाया मेरे को। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी हो गया, तो थर्ड पार्टी के ऊपर भी क्या कर सकता है सर, केस कर सकता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑफ राइट्स, असाइनी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो असाइनी कौन है इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये जो एजेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अब, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, पढ़ के देख लो इसको फटाफट से, ट्रू एंड फॉल्स।